नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कक्षा। और हमारी आज की कक्षा का जो शीर्षक है वो है अंजू दीदी नाटक। अंजू दीदी नाटक में आज हम नाटक की कथा वस्तु को देखेंगे और हम प्रमुख कथनों को देखेंगे। अंजू दीदी नाटक उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखा गया है। उपेंद्र नाथ अश्क को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कैसे देख रहे हैं? किसको देख रहे हैं? अंजलि दीदी को। ठीक है। अंजू दीदी जो नाटक है वो नाटक इस नाटक की जो मुख्य पात्र हैं अंजलि, उन्हीं के जीवन पर लिखा गया है अंजू दीदी नाटक। ठीक है। यहाँ लेखक ने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे इंसान, कोई भी इंसान हो, अगर उस पर नियमबद्धता और जो समय की बद्धता है वो हावी हो जाती है तो कैसे वो रोग के रूप में या मनोविकार के रूप में परिवर्तित हो जाती है। लेखक ये नहीं कहना चाहते कि आपके जीवन में नियमबद्धता या समयबद्धता नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना आपका जो जीवन है वो पशु के समान होगा। लेकिन ये इतनी हावी नहीं होनी चाहिए कि आपके रूप में ये मनोविकार के रूप में जन्म ले ले। ठीक है, या आपको इससे कोई क्षति हो। तो इस नाटक में यही लेखक ने बताने का प्रयास किया है। चलिए हम देखते हैं आगे अंजलि का स्वभाव कैसा था। ठीक है, और अंजलि के स्वभाव के कारण उसके घर वाले क्यों अंजलि से परेशान हैं। ये नाटक छोटा सा नाटक है। नाटक आप पढ़ लीजिएगा और परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण है इसमें वो मैं आपके सामने आज आपके समक्ष उपस्थित करूंगी इस कक्षा में। ठीक है। तो अंजू दीदी नाटक की जो कथा वस्तु है आज हम वो देखेंगे। नाटक के प्रमुख कथन आज के हमारे विषय हैं ये। और इस नाटक में जो विशेष है बिंदु वो देखिए। उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखा गया ये नाटक है। इस नाटक का प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी है। मुंशी प्रेमचंद्र के कहने पर उपेंद्र नाथ अश्क जी ने 1932 में हिंदी में लिखना प्रारंभ किया था। ठीक है। अंजू दीदी नाटक उपेंद्र नाथ अश्क की प्रौढ़ रचना मानी जाती है। नाटक विधाओं में अश्क का प्रतिनिधि नाटक माना जाता है। कौन? अंजू दीदी नाटक। और क्यों माना जाता है ये अभी हम आगे देखेंगे इसकी विशेषता में। क्योंकि नाटक छोटा है, नाटक में इतनी रुचि है कि वो आपको बांधे रखता है। इसमें दृश्य भी ज़्यादा नहीं है, अंक भी ज़्यादा नहीं है, और 20 वर्षों का अंतराल जो है इस नाटक में वो जो पाठक हैं उनको पता ही नहीं चलता। या फिर अभिनय की दृष्टि से ये इतना कुशल नाटक है कि जो दर्शक होते हैं उनको नहीं पता चलता और जो अभिनय करते हैं उनको भी अच्छा लगता है। नाटक विधाओं में अश्क का प्रतिनिधि नाटक माना जाता है अंजू दीदी नाटक। नाटक में 2 अंक हैं। नाटक के दोनों अंक में 3 दृश्य हैं, 2 बड़े दृश्य और 4 छोटे दृश्य। नाटक के दोनों अंक में 3-3 दृश्य होते हैं। ठीक है। तो 2 बड़े दृश्य हैं और 4 इसमें छोटे दृश्य हैं। पहला अंक जो है उसका स्थान क्या आता है इसमें? अंजलि दीदी के बंगले की बैठक और खाने का कमरा। और पहले अंक का समय क्या है? गर्मियों का 1 दिन। आप देखिए कि जो लेखक हैं उन्होंने सिर्फ 1 दिन में पूरी घटना को समझा दिया है नाटक के। ठीक है। दूसरा अंक 20 वर्ष बाद, सर्दियों में 1 दिन, समय। ठीक है। तो समय ध्यान रखिएगा आप। समय पहले अंक का गर्मियों का 1 दिन और दूसरे अंक का जो समय है वो सर्दियों का 1 दिन है। अंजू दीदी नाटक का पहला अंक 30 जनवरी 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह नाटक विद्यार्थी मंडल द्वारा सेंट जेवियर कॉलेज में अभिनीत किया गया था, जिसका निर्देशन प्रसिद्ध नाटककार सत्येंद्र शरत ने किया।
जैसा कि मैंने बताया कि अभिनय की दृष्टि से अंजू दीदी नाटक बहुत ही कुशल नाटक है। इसका एक ही बार नहीं, दो दो बार इस पर अभिनय किया जा चुका है। ठीक। 22 जनवरी 1956 को इलाहाबाद के हॉल में अभिनीत किया गया था। अब इलाहाबाद का हॉल कौन सा टॉकीज था ये, जहां पर ये अभिनीत किया गया था ये नाटक? मुख्य पात्र कौन सा टॉकीज था ये देखने के ये पता लगाने के लिए बने रहिए हमारे साथ, आपको भी आगे पता लगेगा। मुख्य पात्र जानने से पहले हम समझ लेते हैं अंजू दीदी नाटक के विषय में कुछ और जानकारियां, रोचक जो तथ्य हैं वो। ठीक है। अंजू दीदी मनोविकारों के घात प्रतिघात और उसकी प्रतिक्रिया का नाटक है। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही कहा कि इसमें मनोविकार दिखाया जाता है कि कैसे एक स्त्री यानी अंजलि पर साफ सफाई, समयबद्धता, नियमबद्धता वो हावी हो जाती है। ठीक है। तो मनोविकारों के घात प्रतिघात और उसकी प्रतिक्रिया का नाटक है। इस नाटक में मनुष्य के रहन सहन, अतिशय पाबंदी और नियंत्रण को दिखाया गया है और मशीनी सोच की सारी विषमताएं इस नाटक में दिखाई गई हैं। अंजू दीदी को हम यांत्रिक महिला कह सकते हैं। वो यांत्रिक महिलाओं जैसा ही जीवन जीती हैं अंजू दीदी। ठीक है। इस नाटक के माध्यम से लेखक बताता है कि किस तरह सुखी परिवार भी दुखी हो सकता है मनोविकार के कारण। मैंने बताया कि अंजलि का जो परिवार है वो सुखी परिवार है, लेकिन अंजलि के जो मनोविकार हैं, जो उस पर रोग की तरह हावी हो जाते हैं, इस कारण से उसका जो सुखी परिवार है वो भी क्या हो जाता है, वो भी दुखी परिवार हो जाता है और खुद भी अंजलि आत्महत्या कर लेती है बाद में। तो ऐसे कोई समय की पाबंदी या कोई नियमबद्धता अपने ऊपर क्यों हावी होने देना, तो ये यहाँ पर लेखक बताना चाहता है। 20 वर्ष के लंबे समय को इस नाटक में निपुणता से बांध लेना हिंदी नाटकों के लिए सर्वथा नवीन अनुभव, और वो भी बिना स्थान बदले। ठीक है। मतलब स्थान नहीं बदला गया इसमें, आपको बताया ना कि स्थान वही है, बार बार वही स्थान आ रहा है, अंजलि दीदी का बंगला और डाइनिंग रूम, अंजलि दीदी के बंगले का डाइनिंग रूम। ठीक है। स्थान वही है, बस क्या है कि 20 वर्षों का गैप होता है, लेकिन एक ही स्थान पर 20 वर्षों के गैप के बाद फिर वही स्थान दिखाना, तो ये इतना रुचिकर नाटक है कि ये क्या होता है, इतना लेखक ने इस नाटक को निपुणता से लिखा है कि ये दर्शकों को या अपने जो पाठक हैं उनको बांध कर रखता है। ठीक है। इस नाटक की भूमिका में ही अश्क को, उपेंद्रनाथ अश्क को विध्वंसक भी बताया गया है और निर्माता दोनों कहा गया है। ध्यान रखिएगा, जब नाटक की भूमिका आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि अश्क विध्वंसक भी है और क्या है, निर्माता भी हैं। विध्वंसक इसलिए कहा गया क्योंकि अंजलि दीदी के माध्यम से क्या होता है, विध्वंस ही होता है घर का। सभी तनाव में रहते हैं, घर बिखर जाता है और बाद में फिर क्या होता है, निर्माता भी हैं, क्योंकि फिर से एक बार जीवन उनके मृत्यु के बाद फिर से वैसा ही जीवन शुरू हो जाता है। किसके? ओमी के कारण, जो अंजलि की बहू होती है। ठीक है। इस नाटक की कथा वस्तु का संबंध अभिजात वर्ग से है। अभिजात वर्ग का मतलब होता है जो मध्यम वर्गीय, समझ लीजिए मध्यम वर्गीय या मध्यम वर्गीय से कुछ ऊंचे, जिनके पास थोड़ा पैसा होता है, थोड़ा रुतबा होता है, थोड़ा कानूनी ताकत भी होती है, तो वो है आपका अभिजात वर्ग। इस नाटक की कथा वस्तु का संबंध अभिजात वर्ग से है और इस नाटक की पात्र जो है वो अंजलि, वो अभिजात कुल की ही नारी है। मतलब ये उसको
उसका वंश ही ऐसे चला आ रहा है, ठीक है। और ये जो समयबद्धता, नियमबद्धता और इतने नियम कानून, साफ सफाई जो उसके अंदर मनोविकार के रूप में भर चुका है, वो उसको किससे मिला है? उसके नाना जी को, उसके नाना जी से विरासत में मिलता है। अंजलि के नाना जी से उसको विरासत में मिला है, ठीक है। जो मनुष्यों को नियंत्रण करना, अनुशासित करना, ये सब ये सारा प्रयत्न करने का उसका स्वभाव है। ये किससे प्राप्त होता है अंजलि को? उसके नाना जी से। इलाहाबाद की लक्ष्मी टॉकीज में होता है अंजलि दीदी का जो नाटक है, ठीक है। अंजलि दीदी का नाटक नहीं, उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखा गया अंजो दीदी नाटक, ठीक। तो इसमें मुख्य पात्र देख लीजिए। मुख्य पात्र का पहले अंक के मुख्य पात्र जो क्रम से आते हैं: अंजलि, अनिमा, इंद्र नारायण, श्रीपत, मुन्नी, राघु, नीरज। और ये पहले अंक में जो अंजलि है, ये इनके पति हैं इंद्र नारायण। अनिमा अंजलि की सहेली रहती हैं। श्रीपत अंजलि का भाई होता है। मुन्नी अंजलि की नौकरानी है। राधु, नीरज अंजलि का पुत्र है। ओमी अंजलि की बहू है, ठीक है। चलिए कथासार की तरफ बढ़ते हैं। अब इस नाटक के कथासार में कुछ ऐसा विशेष है नहीं, क्योंकि नाटक ही छोटा है और जो कथन है और जो इस नाटक का विशेष है, उसी से आपको इसके कथासार के विषय में पता चल जाता है। पूरी कथा चलती है कि अंजलि एक नाटक की जो मुख्य पात्र है अंजो दीदी, ठीक है, उनके चेहरे पर हमेशा क्या होता है? अहम की भावना होती है। साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को, यहाँ तक कि नौकरों के जीवन को भी वो क्या करना चाहती हैं? वो नियंत्रित करना चाहती हैं, अनुशासित करती रहती हैं। जब देखो तब समय की पाबंदी रहती है अंजलि के पास। ऐसी समय की पाबंदी की सनक अंजलि के ऊपर ऐसी सवार थी उन समय की पाबंदी की सनक कि वो 8 बजे नाश्ता करना है तो 8 बजे ही खाना है, रात में 7 बजे खाना है तो 7 बजे ही खाना है, दिन में 4 बार कपड़े बदलना है। अंजलि के पति जो इंद्र नारायण है वो कहते भी हैं कि हम दिन में 4 बार नहाते हैं, दिन में 4 बार खाते हैं, 5 बार हाथ पैर धुलते हैं, 3 बार नहाते हैं, 5 बार कपड़े धुलते हैं, कपड़े बदलते हैं। तो ये सारे काम जो है इंद्र नारायण खुद अपने मुंह से बताते हैं कि हम ऐसा करते हैं। किससे? अंजलि से। अंजलि, हम पहले तो तुम्हारे आने से पहले अछूत की तरह जीवन जी रहे थे, व्यंग बोलते हैं अंजलि को। तो बात अंजलि की हो रही थी कि अंजलि के ऊपर ऐसी सनक सवार है समय की पाबंदियों की कि वो नौकरों को भी अनुशासन में रखना चाहती हैं और अपने घर के हर व्यक्ति को तो अनुशासित करती ही हैं, अपने पति को, अपने पुत्र को, ठीक है। और मनुष्य को क्या करती है? मनुष्य के जो सहज जिंदगी है उसको भी, उसकी तुलना वो घड़ी से करती हैं, ठीक है, कि मनुष्य का जीवन भी कैसे होना चाहिए? घड़ी की तरह होना चाहिए। उनका कथन भी है आगे। नाटक डाइनिंग रूम से शुरू होता है अंजलि के बंगले में। नाश्ते में देर हो जाने के कारण अपनी नौकरानी को अंजलि बहुत डांटती हैं, ठीक है। और अंजो दीदी डांटती हैं, अंजलि डांटती हैं, बात एक ही हुई, ठीक है। नौकरानी पर, जो उनकी नौकरानी मुन्नी है, उन पर गुस्सा होती है। अंजो का मानना है जीवन महान गति है, प्रातः और संध्या घड़ी की सुइयां हैं। आप सोचिए, इतनी नियमबद्धता अंजो दीदी पर सवार है कि जीवन क्या है? घड़ी की सुइयां हैं। उन्होंने जीवन को बना दिया घड़ी की सुई बना दिया सुबह और शाम को, ठीक है, और जीवन को बना दिया अपने घड़ी। अनिमा से अंजू स्वयं कहती है, अनिमा कौन है? अंजू की सहेली है। तो अनिमा से अंजू स्वयं कहती है, जिंदगी एक महान घड़ी है, एक सुबह शाम सुइयां हैं जो नियमबद्धता से एक दूसरे के पीछे घूमती हैं। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी वैसे चले
सब नियमबद्ध तरीके से चले। आप सोचिए, आपको अभी भी कहीं कहीं कई लोग ऐसे दिख जाएंगे जो 10 बार हाथ धुलते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, फ्री टाइम है तो 5-5 बार झाड़ू ही लग रही है घर में। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 3 बार नहा रहे हैं, ठंडी है तो भी नहा रहे हैं। 7 बजे उनको सो जाना है तो सो जाना है, घड़ी देख कर सोते हैं कि 7 बजा, लाइट बंद कर दी, अब तुरंत नींद आ जाएगी, सो जाएंगे। भैया नींद आती कैसे है? घड़ी देख के कोई नींद बुला सकता है क्या? साफ सफाई की सनक तो अभी भी मैंने बहुत सारे लोगों के ऊपर देखी है कि उन पर सनक सी सवार रहती है। साफ सफाई करना अच्छी बात है, नियमबद्ध तरीके से रहना अच्छी बात है, लेकिन उसको सनक न बनने दीजिए, उसको मानसिक विकार न बनने दीजिए, अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए। सुबह 8 बजे सबको नाश्ता करना है। इंद्र नारायण जो अंजलि के पति रहते हैं वो विवाह से पहले बहुत ही रंगीन मिजाज के होते हैं। अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो जो उनका पसंदीदा खाना था फुल्की, वो भी नहीं खा सकते, गोलगप्पे जिसको कहीं कहीं फुल्की कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो रंगीन मिजाज इंद्र नारायण हैं उन पर भी अंजलि की नियमबद्धता हावी हो जाती है और अंजो खुद को ही कहती हैं, अंजो खुद को नहीं, अंजो खुद से ही अपना कहती रहती हैं कि कोई अकल ना थी, ना साफ सफाई ना समय, ये लोग कुछ नहीं जानते थे। अच्छा हुआ कि मैं इस घर में आ गई। ये अंजो का कथन है, अंजो कहती हैं, अंजो दीदी, ठीक है। अंजो खुद कहती है, किससे कह रही हैं? अनिमा से, अपनी सहेली से, कि कितनी माथापच्ची मुझको करनी पड़ी है इन लोगों को सुधारने के लिए, मतलब अपने जैसा पागल बनाने के लिए कितनी माथापच्ची करनी पड़ी है। इंद्र नारायण गोलगप्पे भी नहीं खा सकते, ठीक है। और तो और इंद्र नारायण पर इतना नियम दबाया गया है अंजो द्वारा कि इंद्र नारायण तुरंत प्रेस किया हुआ पतलून पहनेंगे, ठीक है, हमेशा हैट लगा कर रखेंगे। क्या है, हैट टाई ये सब पहनना पड़ता था प्रेस किया हुआ। लेकिन जो अंजो का भाई है श्रीपत, वो कैसा है? वो मनमौजी है, वो मनमौजी इंसान है, और उसकी एंट्री होते ही अंजो के घर में थोड़ा सा खुशी का माहौल होता है। जो अंजो के घर पर आकर व्यवस्था तंत्र को क्या कर देता है? छिन्न भिन्न कर देता है, ठीक है, हिला कर रख देता है। अपने बेटे पर भी अंजो अपनी इच्छा थोपती है। जैसे उसका बेटा चाहता है कि वो क्रिकेटर बने, नीरज, लेकिन अंजो चाहती है कि वो IAS बने, और इसी चाह में ना उसका बेटा क्रिकेटर बन पाता है और ना IAS। जो श्रीपत है वो पूछता है कि तुम क्या बनना चाहते हो अपने भांजे से, तो वो बोलता है कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। अब यहाँ पर अंजो डांटती है और कहती है क्रिकेट अच्छी चीज़ नहीं है, क्रिकेट तो खराब चीज़ है, उससे चोट लग जाती है, तुम पढ़ो और IAS बनो। तो उसके ऊपर भी अपनी इच्छा थोपती है। अभी भी बहुत सारे गार्जियन हैं जो अपनी इच्छाएं बच्चों पर थोपते हैं, लेकिन ठीक है, अगर बच्चों पर इच्छाएं ना थोपी जाएं तो शायद बच्चे भी, देखिए अधिकता तो किसी चीज़ की नहीं अच्छी होती, ना बहुत अधिक दबाव डालिए और ना ऐसा भी ना रहिए कि बच्चों की कुछ फीलिंग आपको समझनी ही नहीं है। तो वो अंजो दीदी कर रही है, दबाव पूरा डालती हैं और बच्चों की कोई फीलिंग नहीं समझनी है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है कि वही बोलते हैं इंद्र नारायण कि हम दिन में 3 बार 4 बार नहाते हैं, ये सारा मैंने बता दिया। एक दिन क्या होता है कि जो श्रीपत होता है वो इंद्र नारायण को एक होटल में ले जाता है और ले जाके होटल में पिला देता है शराब। अब यहीं से स्टोरी थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ तो वो शुरू से ही थी, अब और गड़बड़ हो जाती है। फिर इंद्र नारायण रोज शराब पी कर आने लगे और ये बात अंजू से सहन नहीं हुई। अंजू ने क्या की, आत्महत्या कर ली, क्योंकि शराब पीने के बाद इंद्र नारायण जो बोलते हैं वो अंजू को अच्छा नहीं लगता और अंजू इसलिए आत्महत्या कर लेती हैं, ठीक है, जहर खाकर आत्महत्या कर लेती हैं। ओमी है जो, ओमी यानी नीरज की पत्नी, अंजू की बहू, अंजू पहले से ही ओमी को पसंद कर लेती है जहर खाने से पहले, और ओमी की एंट्री हो चुकी है।
अंजू के मरने से पहले ओमी की एंट्री घर में हो चुकी है और ओमी को अंजू ने सब कुछ वह सिखा दिया जो अंजू करती थी। ठीक। और अंजू दीदी की मृत्यु के बाद इंद्र नारायण जो हैं वो शराब छोड़ देते हैं और अंजू जैसा चाहती थी वैसा ही जीवन सब जीने लगते हैं, क्योंकि ओमी अंजू का गुण सीख चुकी थी और अब वह वैसा ही जीवन जीने को कहती थी। ठीक है, तो ये थी नाटक की कथा वस्तु। अब देखिए नाटक के पहले अंक में ये ध्यान दीजिएगा, अंजलि की मृत्यु हो जाती है। अंजू दीदी की मृत्यु नाटक के पहले अंक में होती है और नाटक के दूसरे अंक में अंजलि की जो मृत्यु है उसका पता चल पाता है। ठीक, प्रमुख कथन है इसके, देख लीजिए। अंजू दीदी की सनक, उनके जुल्म, उनके तिलिस्म को तोड़ना जरूरी है ताकि इस घर के लोग अपना जीवन जिए। ये कथन किसका है? ये कथन है श्रीपद का। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। किसका कथन है? इंद्र का कथन है। ठीक है, और इंसान का मशीन बनना सनक ही का दूसरा रूप है। ये किसका कथन है? ये कथन है श्रीपद का। अंजू दीदी की सनक, उनके जुल्म, उसके तिलिस्म को तोड़ना जरूरी है, ये मैंने आपको बता दिया। एक कमिश्नर और गवर्नर एक प्रांत पर राज्य करता है, पर कवि की हुकूमत देश विदेश तक फैलती है। किसका कथन है? श्रीपद का कथन है। गधे की तरह सारा दिन पढ़ाई का बोझ ढोगे तो गधे बन जाओगे। कौन कह रहा है? नीरज। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, ये बता दिया, इंद्र का कथन है। रोशनी दिखाकर चल देते हैं और कभी ध्रुव तारे की तरह चमकता रहता है। ये किसका कथन है? श्रीपद का कथन है। कैसे कैसे वरदान मिले, बंदर को लंबी पूंछ मिली, गधे को लंबे कान मिले। कौन? नीलम गाता है। नीलम कौन है? नीरज का पुत्र है। ठीक है, एक कमिश्नर और गवर्नर एक प्रांत पर राज्य करता है। अंजू दौरे से नहीं मरी, उसने आत्महत्या की। किसका है? अनिमा का कथन है, जो अंजू की सहेली है। क्रिकेट व कप्तान और कमिश्नर कवि के सामने क्या ठहरेंगे? वे दोनों घूमते तारों की तरह चंद दिन अपनी सैर करेंगे। यूरोप की सैर का शौक था, जमींदारी खत्म करना कांग्रेस का उद्देश्य का एक हिस्सा था, तो मैंने सोचा उससे पहले यूरोप हो आऊं। किसका कथन है? श्रीपद का कथन है। मंदिर में जैसे पूजा का समय बंधा होता है और पुजारी चूक जाए तो दिन भर उसके मन में खटक रहती है, उससे अपराध होता है, हो आया है। इसी तरह मुझे भी लगा कि ठीक 8 बजे नाश्ता मेज पर ना आया तो भारी अपराध हो जाएगा। किसका कथन है? ओमी का कथन है। यूरोप की सैर का शौक था। मेरे ख्याल में आचार विचार व्यवहार, जो इसमें रखे मैंने सारे कथन हैं, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है वो पढ़ रही हूँ। आचार विचार, आचार व्यवहार के साथ कानून कायदे शादीशुदा लोगों के अधेड़ दिमाग की उपज है, इसलिए मैं ब्याह की कल्पना ही करता हूँ, उसके बंधन में नहीं फंसता। किसका कथन है? श्रीपद का कथन है। यह दस्तूरे जुबाबंदी है, कैसी तेरी महफिल में यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबा मेरी। इस घर के लोग पुर्जे हैं, कसम भगवान की मशीन के पुर्जे। ये किसका कथन है? श्रीपद का कथन है। तुम तो फिजूल ही गृहस्थी की चक्की में अपना माथा फोड़ रही हो, तुम्हें तो सेना या कैप्टन में लेफ्टिनेंट होना चाहिए था। कौन कह रहा है? श्रीपद। किससे कहता है? अंजू दीदी से। शिष्टाचार का सौदा यूं कह लो कि बंधन का प्रतीक है। श्रीपद का कथन है। जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, ध्यान रखिएगा। प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। अंजलि का कथन। शिष्टाचार का सौदा यूं कह लो कि बंधन का प्रतीक है।
श्रीपद का कथन। अपने घर को तुमने घड़ी बना रखा है, सब मानो उसके पुर्जे हैं, किसका कथन है? अणिमा का कथन। जैसे घर के भाग्य का देहरी से पता चलता है, वैसे ही मालिकों के स्तर का पता नौकरों के पहनावे से चलता है। गंदे नौकर से नाना जी को बड़ी चिढ़ थी, किसका कथन है? अंजलि का कथन। वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है, अंजलि का कथन। सुघड़ापा पर स्त्री का गहना है और सदाचार पुरुष का, किसका कथन है? अंजलि का कथन। इस घर के कड़ को मैंने सलीका, समय, पाबंदी और सभ्य लोगों के रंग ढंग सिखाए हैं, किसका कथन है? अंजलि का कथन। तो ये थी हमारी आज की जो कक्षा है, जिसमें हमने अंजू दीदी को समझने की कोशिश की, ठीक है, और उनसे सीखा कि हमको अंजू दीदी नहीं बनना है, या फिर कहीं हम अंजू दीदी जैसी कोई स्त्री देखें तो उसको समझाना है, ज़रूर समझाना है। तो चलिए कल मिलते हैं हम अपने नए एक विषय के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।